सदाबहार सच्ची कहानी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विशाल है। मेरी उम्र 40 साल की है। मेरे पापा की अपनी दुकान थी। माँ मेरी हाउसवाइफ थी। हम 2 बहन और 2 भाई थे। मैं अपने घर में सबसे बड़ा था और मेरे बाद मेरी 2 छोटी बहनें। घर बहुत खुशहाल था। माँ सारा दिन घर का काम करती। पापा जब थक कर आते तो उनकी सेवा में लग जाती थी। मैंने पापा को कभी छोटी मोटी बातों पर भी लड़ते झगड़ते नहीं देखा था। माँ एक अच्छी औरत थी। वह घर में और हम सब पर खास ध्यान देती थी। अपने कामों के पीछे कभी हमारे काम नहीं छोड़ती थी। मैंने माँ को एक अच्छी बेटी, पत्नी और माँ बनते देखा था। माँ ने जो हमारे दिमाग में डाला था वह बहुत खूबसूरत था। दुनिया के धूप छाँव से बिल्कुल हटकर एक अलग ही दुनिया आबाद की। हमारे घर में लोग देखते तो उनकी हसरत होती कि काश हम भी तुम्हारे खानदान का हिस्सा होते। मेरे कई दोस्त मुझे बहुत बार कह चुके थे, काश मैं भी तेरा सगा भाई होता, और मुझे उनकी बात पर हंसी आ जाती। और फिर शायद हमारे हंसते खेलते घर को किसी की नज़र लग गई थी और वह घर ऐसा तबाह हुआ कि फिर कभी पनप ही नहीं पाया। मैं प्रोफेसर की तैयारी कर रहा था। बहनों के जिद करने पर मैं उनको लेकर घर से निकला और उनको बाहर घुमाने ले गया। मेरी माँ भी जाना चाहती थी मगर पापा की तबीयत कुछ खराब हो गई थी, जिसकी वजह से हमारे साथ नहीं जा सकी थी। अभी मैं बहनों को गोलगप्पे ही खिला रहा था कि अचानक मेरा फ़ोन बजने लगा। फ़ोन पर नंबर देखा तो कुछ परेशानी हुई, क्योंकि नंबर मेरे साथ रह रहे दोस्त का था। वह कभी मुझे फ़ोन नहीं करता था। मेरा दिल एकदम घबराने लगा तो मैंने झट से फ़ोन उठाया और कांपती आवाज़ में उससे हाल चाल के बाद फ़ोन की वजह पूछी। दोस्त ने बस इतना ही कहा, जल्दी घर पहुँचो, और फिर फ़ोन बंद कर दिया। मेरा दिमाग बहुत घबराने लगा था। उसके बात करने के अंदाज से ज़्यादा परेशान कर गई। मुझे फ़ोन के पीछे से एम्बुलेंस की सायरन की आवाज़ सुनकर घबराहट होने लगी थी। किसी अनहोनी का एहसास एकदम दिल में उतर आया था। मेरे चेहरे पर पसीने की नन्ही बूंदें उभर आई थी तो मेरे चेहरे के उड़े रंग देखकर मेरी दोनों बहनें भी परेशान हो गई। जल्दी से उनको लिए घर की तरफ भागा। मुझसे गाड़ी भी नहीं चलाया जा रहा था। बहुत मुश्किल हो रहा था। वैसे मैं कई बार एक्सीडेंट होते होते बचा था। घर के आगे पहुंचते ही मुझे लोगों का एक भीड़ नज़र आया। घर में से धुआं उठ रहा था। न जाने कौन कौन सी गाड़ियां वहां पर खड़ी थी। मेरी दोनों बहनों ने मेरे बाजू पकड़े मेरे साथ चल रही थी। मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया था। मैं भीड़ को चीरते हुए घर में आया तो सामने का मंजर देखकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। जब मैंने माँ पापा का मुर्दा चेहरा अपने सामने देखा तो दोनों के चेहरे नज़र आ रहे थे जिन पर कालिक लगी हुई थी, बाकी सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ था। मेरी बहनें तो चीखें मार मार कर पापा से और मम्मी से लिपट गई थी, मगर मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि मेरे सामने जो मंजर दिख रहा था, मुझे तो होश ही नहीं रहा था कि मेरे आसपास आखिर क्या हो रहा है। मैंने आगे बढ़कर बड़ी नरमी से पहले मम्मी के चेहरे को हाथ लगाया और फिर पापा को, और फिर उन दोनों को देखते हुए फूट फूट कर रोया। मम्मी पापा के चले जाने के बाद सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर आ गई थी। घर से लेकर बहनों के भविष्य की जिम्मेदारी अब मेरी थी। मैंने अपनी पढ़ाई के सफ़र में आज तक पापा के साथ दुकान पर नहीं गया था। मुझे पापा की दुकान की भी कुछ समझ बूझ नहीं थी। कुछ ज़िंदगी में पहली बार इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने में भी गलती पर गलती किए जा रहा था। पापा की दुकान दिन ब दिन गिरती जा रही थी और फिर एक रोज़ मुझे भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। उस नुकसान को पूरा करने के लिए घर में सारी ज़िंदगी भी काम करता तो भी कभी पूरा ना कर पाता। मैंने अपने एक दोस्त से उसके बारे में जानकारी ली, उस दुकान को बेच दिया और खुद नौकरी की तलाश करने लगा। और धीरे धीरे मैं गाड़ी से मोटरसाइकिल पर आ गया। एक नहीं बिका था, वह घर था, लेकिन उसका ऊपर वाला मंजिल हमने मजबूरन हमें किराए पर देना पड़ा। लोग अच्छे थे, तभी उनको साथ रखने में कोई मुश्किल नहीं आ रही थी। मेरी जिस जगह पर नौकरी हुई वह जगह मेरे घर से बहुत दूर थी। मुझे अपनी बहनों की तरफ से परेशानी ज़रूर हुई थी, मगर अभी मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मुझे नौकरी बहुत मुश्किल से मिली थी। सर पर चढ़ा कर्जा भी उतारना था। अब मैं बाइक पर रोज़ आया जाया करता था और जब पैसे ना होते तो पैदल भी इतना लंबा सफ़र तय करना पड़ जाया करता था। एक रोज़ मैं दोपहर के टाइम बाइक पर ऑफिस जा रहा था। सुनसान सड़क पर लोग दुकानों में बैठे हुए थे। वहाँ कोई औरत न जाने क्या कर रही थी। मेरे देखते ही देखते उस औरत ने दुकान पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया था। मुझे बहुत परेशानी हुई।
मगर मैं चुप से आगे बढ़ गया। औरत अपनी हुलिया से भी अजीब लग रही थी, जैसे उसका दिमागी हालत ठीक ना हो। पहले तो कई दिन में नज़रअंदाज करता चला गया था, मगर ये सिलसिला रोज़ चलने लगा। मैं रोज़ ऑफिस आते हुए देखता था एक पागल औरत जिसका हुलिया बहुत ही ख़राब होता था, एक बड़ी सी दुकान पर बराबर पत्थर बरसाती थी। दुकानदार को पत्थर लगते थे लेकिन उसे रोकता नहीं था और कोई भी उस औरत को मना नहीं करता था। मुझे काफ़ी हैरत हुई थी और शक होने लगा कि आखिर ये क्या माजरा है। क्या लोग अपने कामों में मगन रहते हैं? यहाँ जैसे किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था। मैंने किसी से पूछा तो उसने बताया वह औरत 10 साल से इस दुकान पर पत्थर बरसा रही है। मैं बड़ा हैरान हुआ, आखिर औरत क्यों पत्थर बरसाती थी? ये बात कोई नहीं जानता था, लेकिन दुकानदार इस औरत से पत्थर बरसाने के बाद रोने लगता। और एक दिन जब मैं ऑफिस से घर वापस आ रहा था, मैंने देखा वह औरत उस दुकानदार की गाड़ी में बैठकर घर जा रही है। मुझे काफ़ी हैरत हुई, ये सब क्या था? अब मैं शक के मारे रोज़ उसी टाइम वापस आता था। वह औरत मुझे रोज़ देखती थी, लेकिन उस टाइम मुझे बिल्कुल भी दिमागी मरीज नहीं लग रही थी। ऐसा रोज़ होता। वे दोनों एक साथ घर जाते। मैंने सोचा क्यों ना आसपास के लोगों से पूछा जाए, मगर किसी को कुछ पता नहीं था। सब कहने लगे पिछले 10 साल से हम लोग उनको ऐसे ही देख रहे हैं। मगर मैं हकीकत जानना चाहता था। मैं नहीं जानता कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। मेरा क्या लेना देना उस औरत से या उस आदमी से, मगर फिर भी उस औरत का पीछा करना चाहता था। एक रोज़ मुझे ऑफिस से आने में कुछ देर हो गई। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं जल्दी नहीं आ पाया। उसी रोज़ मैंने उस औरत का पीछा करना था, लेकिन मेरी हैरत से आंखें फटी की फटी रह गई जब औरत व आदमी मेरे आने पर ही अपने घर की तरफ चले गए थे। रात के टाइम बाकी सब बाजार बंद था, लेकिन आज उस औरत की आंखों में न जाने क्या था जो मैं खुद को रोक नहीं पाया और उसका पीछा करने का सोचा। मगर एंड टाइम पर मेरी मोटरसाइकिल का टायर पंचर हो गया और मैं अपना इरादा बदल दिया, अपने घर की तरफ चला आया। मैं उसके पीछे मुड़कर देखा तो वह औरत गाड़ी में बैठी अभी अभी मुझे ही देख रही थी। मुझे उसके देखने से बहुत अजीब लग रहा था। मुझे उस बात का तो अंदाज़ा था, जो मालूमात इतने सीधे लग रहे हैं असल में वैसे नहीं हैं जो दिखाए जा रहे हैं। उस औरत का देखना मुझे कई सोचों में डाल चुका था और घर गया और रात भर उस औरत के बारे में सोचता रहा। पूरी रात मैं सो नहीं पाया, मगर मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं उस औरत का पीछा जरूर करूँगा। एक दिन मैंने उनका पीछा किया। वह शहर से दूर किसी कस्बे में गए। आदमी पहनावे से कहीं से नहीं लगता था कि वह ऐसे छोटे से कस्बे में रहता होगा। मैं उनका पीछा करता उनके घर तक गया। हैरत की बात यह थी कि खुले मैदान में उनके घर के अलावा और कुछ नहीं था। मैंने भी अकेले मैदान की तरफ देख रहा था। वे दोनों एक ही घर में गए। मैं भी उनका पीछा करता उसी घर में चला गया, लेकिन जब अंदर का मंजर देखा तो मेरी तो जान ही निकल गई, क्योंकि वहाँ एक बूढ़ी औरत थी जो बिस्तर पर लेटी हुई थी। वे औरत काफ़ी बीमार लग रही थी। चेहरे पर बस उसकी आंखें और दांत ही नजर आ रहे थे। हकीकत में मुझे उस औरत ने डरा दिया था। हड्डियों का ढांचा बनी कोई और ही जीव लग रही थी। अभी थोड़ी ही देर बीते थे कि मैंने उस पर नज़र रखे। वह आदमी अपने कमरे से बाहर आया तो अब उसने अपना भेष बदला हुआ था। मुझे देखकर काफ़ी हैरानी हुई। अब तो मामला कुछ ज़्यादा ही खराब लग रहा था। उससे पहले मुझे वहाँ पर कोई देख लेता। मैं जल्दी से एक कोने में छुप गया। आदमी घर से निकला और एक मोटरसाइकिल पर न जाने कहाँ चला गया। मैं भी डर के मारे अपनी मोटरसाइकिल पर वहाँ से निकल आया। मैंने पीछे मुड़कर जैसे ही देखा, मेरी आत्मा काँप गई, क्योंकि वह औरत जो हड्डियों की ढांचा थी, वह खिड़की में खड़े बड़े गौर से मुझे देख रही थी। जिस चीज़ से मैं डर रहा था वही हुआ था। मैं नहीं जानता था वह औरत अब क्या करेगी। मैं जल्दी से अपने घर पहुंचा और मैंने तय कर लिया कि आज के बाद किसी की ज़िंदगी में दखल अंदाजी नहीं करूंगा। कई रोज़ ऐसे ही बीत गए। मैं उस औरत के दुकान पर आने से पहले ऑफिस के लिए निकल जाता और उसके जाने के बाद ऑफिस आ जाता था। एक दिन मुझे ऑफिस से जल्दी आना पड़ गया, लेकिन उस रोज़ मैं अपना रास्ता बदल के घर आ गया था। अगली सुबह बहनों ने जिद शुरू कर दी कि आज छुट्टी है तो हमें कहीं बाहर जाना है। मैं भी उनको लिए बाहर चला गया। रास्ते में उसी औरत पर नज़र पड़ी जो आज फिर उस दुकान पर पत्थर बरसा रही थी। मुझे देखते ही मुस्कुराने लगी। मुझे उस औरत से बहुत डर लग रहा था। शाम तक हम वापस आए तो मुझे पता चला कि मुझे अपने ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी और मिल गई है।
रात के टाइम मैं अपने सोचों में गुम था। एकदम उस औरत का साया मेरी आंखों के सामने लहरा गया। मैंने सोचा क्यों ना उस औरत के दुकान पर आने के बाद उसके घर जाकर सब देखा जाए। पहले तो मुझे बहुत डर महसूस हुआ, मगर दिल में एक शक तो था कि जानूं आखिर उस औरत के साथ हुआ क्या था। अगले रोज औरत के दुकान पर आने के बाद मैं दूसरे रास्ते से होता हुआ उसी औरत के घर पहुंच गया और घर के पीछे हिस्से से अंदर दाखिल हो गया। हैरत की बात यह थी कि घर में कोई भी नहीं था। आज तो वह बूढ़ी बीमार औरत भी नहीं थी। मुझे काफ़ी हैरानी हुई। मैं उस औरत को ढूंढने लगा। घर में 4 कमरे थे, लेकिन उन कमरों में से एक कमरे को ताला लगा हुआ था। मुझे बहुत हैरत हुई। मैंने सोचा क्यों ना उस ताले को तोड़कर देखा जाए। मैंने ताले को तोड़ने के लिए चीज़ ढूंढने लगा और ताले को तोड़ दिया। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही हैरत से मेरी आंखें फैल गई, क्योंकि वह कमरा कूड़ा कबाड़ा ज़्यादा लग रहा था। अंदर से न जाने किस चीज़ की बदबू आ रही थी जो मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। मैंने नाक पर हाथ रखते हुए कमरे की छानबीन शुरू कर दी, लेकिन वहाँ मुझे कुछ नहीं मिला। बस टूटा हुआ कुछ फर्नीचर था। मैं कमरे से बाहर निकल आया था कि मेरी नज़र एक तरफ लगे पर्दे पर गई। पहले मैंने नज़रअंदाज करके कमरे से बाहर निकल गया, मगर फिर न जाने मेरे दिल को क्या हुआ कि मैं दोबारा अंदर गया। अपनी तसल्ली के लिए उस पर्दे को पीछे हटाया तो वहाँ कुछ पुरानी तस्वीर पड़ी थी जो फ्रेम में थी। मैंने उन तस्वीरों को साफ़ किया और फिर उस तस्वीर को गौर से देखा, जो शायद पानी पड़ने की वजह से ख़राब हो गई थी। उनमें 3 किरदार थे, 2 औरतें और 1 आदमी था। मैंने उस तस्वीर को बहुत गौर से देखने की कोशिश की, मगर फिर मैंने तस्वीर को वहीं पर रख दिया और कमरे से बाहर आने लगा था कि मुझे दरवाजे खुलने की आवाज़ आई और दरवाज़ा की आवाज़ सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे हिसाब से तो औरत और आदमी रात के टाइम वापस आते थे। अब मुझे अपने शक पर अफसोस हो रहा था, जिस वजह से मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गया था। मैंने दरवाज़ा को पूरा बंद किया और थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर बाहर झांकने लगा। वहाँ वह औरत और मर्द घर में इधर उधर देख रहे थे। आदमी एक कमरे में और बूढ़ी सी औरत को व्हील चेयर पर बिठाकर बाहर से ले आए। मैं जब गौर किया तो वही औरत थी जिसको मैंने एक चारपाई पर लेटे हुए देखा था। वह बूढ़ी औरत को चारपाई पर दोबारा से लिटा दिया गया। उसका हुलिया बहुत बुरा लग रहा था। अब मुझे फिक्र सताने लगी थी कि मैं यहाँ से बाहर कैसे जाऊँगा। अभी मैं अपनी सोचों में गुम था कि आदमी फिर एक बार घर से बाहर चला गया और वह औरत जो खुद को दिमागी मरीज दिखाती थी एकदम ठीक हो गई और किचन की तरफ चली गई। अब तो मैं जान गया था कि मुझे दिखाया जा रहा है वह हकीकत नहीं है। हकीकत कुछ और है जो मेरी नज़र के सामने होने के बावजूद मुझे नज़र नहीं आ रही है। मैं उस समस्या की तह तक जाना चाहता था। उस रोज़ मैं छुप कर घर के बाहर निकल आया, लेकिन अब मैं कशमुकश में था। मुझे ऐसे लगा जैसे उस बिस्तर पर पड़ी औरत को मेरी ज़रूरत थी। उस कहानी को काफ़ी टाइम बीत गए, लेकिन एक ही बात मेरे दिमाग में थी कि मैं किस तरह असल बात का पता लगाऊं। मेरा एक दोस्त पुलिस में था। मैंने उससे बात की। उसने बोला कि वह मेरी मदद करने के लिए तैयार है। कुछ रोज़ बीत गए तो उस आदमी की दुकान पर गया जिस दुकान पर वह औरत पत्थर बरसाया करती थी। औरत मुझे अजीब अंदाज में देखने लगी थी। मैंने उसको नज़रअंदाज किया और उस आदमी के पास चला गया। कुछ सामान लिया और फिर ये सिलसिला चलना शुरू हो गया। मैं अब अक्सर उसी की दुकान पर जाता था और मुझे ऐसे ही गौर से देखती थी। मेरी और दुकानदार की काफ़ी दोस्ती हो गई थी। अब मैं अक्सर ही उसे चाय के बहाने घर बुलाया करता था। मैंने उसके घर वालों के बारे में बात पूछा, जिस पर उसने बताया कि वे अपने माँ बाप का एक ही बेटा है और बाप की बहुत पहले मृत्यु हो गई थी। उसके बाद मैंने शादी की थी और मेरी माँ बहुत अच्छी थी और मेरी बीवी चाहती थी कि मैं अलग घर ले लूँ या माँ को विधवा आश्रम में छोड़ आए, मगर मैं अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता था। मैं कभी भी ये कदम नहीं उठा सकता था। इतना कहकर वह रोने लगा। मैंने उसे हौसला दिया और उससे आगे पूछा, जिस पर उसने बताया कि उसकी माँ ये सब बर्दाश्त करती करती दिमागी मरीज हो गई थी। एक रोज़ घर आया। उसकी बीवी ने उसकी माँ के सारे बाल काट दिए और बोली, माँ के सर पर कीड़े पड़ गए थे इसलिए मैंने बाल काट दिए। मेरी आंखों में अपने दोस्त के बात सुनकर आंसू आ गए। उसने बताया कि एक रोज़ जब वह घर आया तो उसकी बीवी उसकी माँ को जलाने की कोशिश कर रही थी। उसने अपनी बीवी को घर से निकाल दिया।
लेकिन कुछ दिन बाद उसके मायके से खबर आई थी उसकी बीवी पागल हो गई है। मैं तो हैरत से सब सुन रहा था। उसने बताया कि मैं जाकर अपनी बीवी को घर वापस लाया। मैंने उसे घर पर नहीं छोड़ा था, बल्कि अपने साथ दुकान पर ले जाता था और गुस्से में बाहर रोज़ मेरी दुकान पर पत्थर बरसाती और उसको लगता वह पागल मेरी वजह से हुई है। मेरे दोस्त ने तो सब बता दिया, मगर मैं जानता था हकीकत कुछ और है। मैंने अपने दोस्त से पूछा, तुमने कभी इलाज नहीं करवाया अपनी बीवी का, जिस पर उसने कहा कि मेरी बीवी का इलाज उसके मायके में हो रहा है। मुझे उस इंसान पर हैरत हुई कि उसने आज तक कभी अपनी बीवी का इलाज खुद नहीं करवाया। उसने हमेशा अपने ससुराल वालों पर भरोसा रखा। मैंने अपने दोस्त से बोला कि एक बार तुम्हें खुद भी इलाज करवाना चाहिए था। वह हैरत से मेरी तरफ देखने लगा और बोला, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने उससे बताया कि मुझे तुम्हारी बीवी कहीं से भी बीमार नहीं लगती। वह मुझे मेरी तरफ ऐसे देखी जैसे वह बिल्कुल ठीक हो। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो तुम्हें एक बार मेरा कहना मान कर देख लो। वह भी गहरी सोच में था, न जाने वह क्या सोच रहा था, और फिर एकदम बोला कि मैं अपनी बीवी का इलाज करवाऊंगा। मैंने अपने दोस्त से बोला कि तुम्हें जहां मेरा साथ चाहिए होगा, मैं तुम्हें हर जगह खड़ा नजर आऊँगा। मैंने और मेरे पुलिस दोस्त ने उसकी बीवी की हर हरकत पर नज़र रखना शुरू कर दी। कभी छुप कर घर में घुसकर देखे तो कभी उसका पति उस पर नज़र रखता था जब वह मुझे घूर रही होती थी। अब तो उसके पति को भी यकीन होने लगा था कि उसकी बीवी पागल नहीं है, बल्कि वह दिमागी मरीज होने का ढोंग रचा रही है। मगर हैरत ये थी कि फिर वो ऐसा कर क्यों रही थी। एक रोज़ मेरे दोस्त ने अपनी बीवी से बोला कि चलो तुम्हें डॉक्टर को दिखाऊं। उसकी बीवी एकदम घबरा गई और बोली कि मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन मेरा दोस्त ज़बरदस्ती उसे अपने साथ डॉक्टर को दिखाने ले गया। डॉक्टर ने मेरे दोस्त को अलग कमरे में बुलाया। मैं तो उसके साथ ही था। वह मुझे भी अपने साथ डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने हमारे पैरों तले से ज़मीन खींच ली जब उसने बोला, आपको किसने कहा कि आपकी बीवी पागल है? वह बिल्कुल तंदुरुस्त है। मेरे दोस्त का तो डॉक्टर की बात सुनते ही रंग उड़ गया और वह कभी मेरी तरफ तो कभी डॉक्टर की तरफ देखने लगा। वह चुप से उठा, अपनी बीवी को लेकर घर चला गया। उसकी बीवी काफ़ी घबराई हुई थी। मैंने जब जाने की इजाज़त मांगी तो उसने बोला कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम अभी इधर ही रहो, हो सके किसी जानने वाले पुलिस को ले आओ। मैंने हैरानी से अपने दोस्त की तरफ देखा और पूछा कि वह क्या करना चाह रहा है, लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि जितना कह रहा हूँ उतना करो। मैंने उसका कहा मानते हुए अपने पुलिस दोस्त को घर बुला लिया। मेरे दोस्त की बीवी पुलिस को अपने घर देखकर बहुत डर गई थी और वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। हम सब ने उसे मिलकर पकड़ लिया। मेरे दोस्त ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए उसे बोला कि बता, ये सब नाटक क्यों किया? तुमने मेरी माँ को पागल होने में भी तुम्हारा ही हाथ था, और फिर खुद पागल होने का ढोंग क्यों कर रही थी? उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। पुलिस और उसका पति उसके सर पर खड़े थे और वह एकदम चेहरे पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली कि हाँ, मैंने झूठ बोला है, मैं पागल नहीं हूँ। तुम्हारी माँ उस घर की मालकिन थी। मेरी माँ ने मुझे ये कहकर भेजा था, किसी भी तरह मुझे ये घर हासिल करना है और उस घर की मालकिन बनना है, मगर तुम्हारी माँ की हुकूमत में ये सब नहीं झेल सकती थी। जब मैंने अपनी माँ से तुम्हारी माँ के बारे में बात की तो उन्होंने बोला कुछ ऐसा करो वह अपने काबिल भी ना रहे, ताकि ये घर और सारी जायदाद तुम्हारे नाम लिख जाए। हम तो उसकी बात सुनकर हैरान थे कि कोई इस तरह भी गिर सकता है। और माँ तो अपनी बेटियों का घर बसाती हैं। ये कैसी माँ थी जिसने सिर्फ अपनी बेटी का घर उजाड़ा था? मैंने माँ के दो रूप देखे थे, एक वो रूप जो मेरी माँ का था और एक ये रूप जो उस धोखेबाज औरत की माँ का था। उस रोज़ समझ आया कि परवरिश इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है और ये माँ बाप का फ़र्ज़ है कि अपनी औलाद की परवरिश इस तरह करे, ना तो कभी खुद को नुकसान पहुंचा सके और ना ही किसी दूसरे को। और जो लोग ये सोचकर अपने बच्चों की परवरिश अच्छी नहीं करते, अगले घरों में जाकर उनका सब कुछ छीन लेंगे, वे तो अपने लिए ही खड्डा खोदते हैं। उस औरत की बात की जा रही थी, अपने पति को बर्बाद करके रख दिया था। मैंने तुम्हारी माँ को तबाह करने के लिए हर वह जुर्म अपनाया जो मेरी माँ ने मुझे सिखाया था। और फिर एक रोज़ जब तुम्हें सारी हकीकत का पता चल गया तो तुमने मुझे घर से निकाल दिया। मैं माँ के पास गई और उनको बताया जैसे आपने कहा था मैंने किया, लेकिन मेरा पति सब जान गया। कुछ रोज़ बीत गए तो मेरी माँ ने बोला कि अगर तुझे अपना घर बसाना है,
दोबारा से उस घर की मालकिन बनना है तो तुझे पागल होने का नाटक करना पड़ेगा। ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मगर मेरी माँ ने मुझे जो सिखाया मैंने वही किया। आज अगर ये तुम्हारा दोस्त ना होता तो यकीनन बहुत जल्द मैं तुम्हारे घर और तमाम जायदाद की अकेली मालकिन होती। इतना कहते हुए भी और फिर से रोने लगी, लेकिन उसके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं थी और ना ही इतना सब कुछ करने का कोई मलाल था। मैं तो हैरत से डर रहा था। उस औरत को देखकर कोई इतना पत्थर दिल भी कैसे हो सकता है, और क्या ज़मीर ऐसे भी मर जाते हैं। मेरा दोस्त पथराई आंखों से अपनी बीवी के तरफ ही देख रहा था और फिर एकदम बोला कि उसको गिरफ्तार कर लो, जो जी चाहे उसको सज़ा देना। मेरा दोस्त बहुत अच्छा इंसान था, नेक और शरीफ। उसकी माँ भी बहुत अच्छी औरत थी। उसकी बीवी ने जो उसके साथ किया, उसकी माँ के साथ किया, वह बहुत बड़ा जुल्म था, जिसको भुलाने के लिए उसे काफ़ी टाइम लगता। अब हर दम दूसरे दिन मेरे घर पर आ जाया करता था। उसकी माँ का इलाज भी बहुत अच्छी जगह से करवा रहे थे। मैं उसके साथ ही दुकान पर जाने लगा। सुबह अपनी नौकरी पर जाता और शाम के टाइम अपने दोस्त के दुकान पर उसके साथ रहता। हम दोनों में इतनी गहरी दोस्ती हो गई थी, मैं उस पर आंखें बंद करके भरोसा कर सकता था। मेरी बहनें भी जवान हो गई थी। मुझे अपनी बहनों की शादी की फिक्र सताने लगी। मेरी बड़ी बहन, जो बिल्कुल मेरे दोस्त की ही तरह मासूम और अच्छी थी, मैंने उसके लिए अपने दोस्त का रिश्ता मांग लिया। पहले तो दोस्त काफ़ी हैरान हुआ और फिर बोला, मुझे खुशी होगी अगर मैं तुम्हारे दामाद बनूंगा, लेकिन उससे पहले तुम अपनी बहन से भी उसकी रजामंदी पूछ लो। मैंने अपनी बहन से बात की तो उसे भी उस रिश्ते से कोई समस्या नहीं थी। उसने भी खुशी दिल से उस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। मैंने दोनों की शादी करवा दी। मेरे दोस्त को भी एक अच्छे जीवन साथी की ज़रूरत थी। मैं हमेशा मुझे एक बात कहता कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारी परवरिश बहुत अच्छी की है। ना सिर्फ तुम्हारी बल्कि तुम्हारी बहनों की भी। मैं बहुत खुश हूँ कि आज भी हमें हमारे माँ के नाम से जाना जाता है। आज भी लोग जब मेरे बारे में बात करते हैं तो मेरी माँ की परवरिश के बारे में भी बात करते हैं। माँ का किरदार औलाद ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि वह हर टाइम अपनी औलाद के सर पर रहती हैं। माँ अगर चाहे तो अपनी औलाद को एक अच्छा इंसान भी बना सकती है, और अगर माँ चाहे तो अपनी औलाद को बुराई के तरफ भी ले जा सकती है। मेरे दोस्त के पहले वाली बीवी ने बुराई का रास्ता चुना और हमेशा के लिए अपनी सारी खुशियों का गला घोट दिया, और मेरी बहन ने उन्हीं खुशियों को अपने अंदर समेट लिया। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। कैसी लगी आप लोगों को मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब।